जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन दिस सेशन सेकंड सेशन थर्ड सेशन ऑफ द डे एंड सेकंड सेशन नाउ 1:30 से हमारी क्लास स्टार्ट हुई एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर क्लास। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दें एक दफ़ा एंड देन थोड़ी देर लगेगी, आई थिंक 4-5 मिनट मुझे दें, फिर हम जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी आवाज़ होपफुली अब भी क्लियर ही होगी। स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की अभी तक। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ मीटिंग, सॉरी स्क्रीन। जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि स्क्रीन नज़र आ जाएगी आपको। मेरा थोड़ा सा हैंग हो रहा है ब्राउज़र, टाइम लगेगा। खैर मैं बात ये कर रहा था कि 52 कार्ड्स हैं, उनको कितने तरीक़ों से हम जो है वो अरेंज कर सकते हैं, ये सवाल था। उसका जवाब आया था 52 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने जवाब मुझे बताया कि 52 अगर फैक्टोरियल है तो उसको आप 51 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 52 को, देन आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप उसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 14 48 इंटू वट एवर, आगे तक आप चलते रहेंगे अनलेस आप 1 तक पहुंच जाएं। 1 के बाद आप और नीचे नहीं जाएंगे और सब नंबर से एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। सो 52 फैक्टोरियल तरीके हैं एक कार्ड के डेक को मैनेज करने के, अरेंज करने के। इस तरह से 3 मैंने आपको गिनवाया ना कि भाई 1 2 3 4 5 6 अप टू 49, फिर 50 52 51, देन ऐसे ही चलें और फिर 51 50 एंड देन 52। तो ये 2-3 तरीके मैंने आपको गिनवाए थे। और टोटल कितने तरीके हो सकते हैं जनाब? हो सकते हैं 52 फैक्टोरियल। आल्दो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 और समथिंग लाइक दैट। 52 फैक्टोरियल तरीके, 52 फैक्टोरियल जब हम कैलकुलेट करते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। इट्स अ वेरी 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 ह्यूज नंबर। होपफुली मेरी आवाज़ क्लियर होगी आप तक, तो यू कैन अंडरस्टैंड द एम्फेसिस ऑन द नेचर ऑफ दिस नंबर। वेरी बिग नंबर। लाइक 52 फैक्टोरियल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें ऑलमोस्ट 70 या 71 डिजिट्स होंगे। जो आंसर आएगा 71 डिजिट्स। और इस बात को ऐसे कंपेयर कर लें, अब इसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूँ। आप ऐसे कंपेयर करें कि आप जब 1 खरब की बात करते हैं ना, 1 करोड़ भी नहीं, 1 अरब भी नहीं, बल्कि 1 खरब, तो उस 1 खरब में तकरीबन कोई 12 या 13 डिजिट्स होते हैं, दैट्स इट। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते। और अगर आप 10 खरब की बात करें तो उसमें एक एक डिजिट और बढ़ जाता है। देन आप 100 खरब की बात करें तो उसमें एक डिजिट और बढ़ जाता है। 1000 खरब की बात करें तो उसमें एक डिजिट और बढ़ जाता है। लेकिन आप 1 मिलियन खरब की भी अगर बात करें ना, तब भी आप 20-25 डिजिट से आगे नहीं बढ़े अभी तक। और आप कह रहे हैं कि देर आर 52 फैक्टोरियल वेज, विच मीन्स देर आर 75 डिजिट्स वाला कोई नंबर है। उतने वेज हैं 52 कार्ड्स को अरेंज करने के। आपके जहन में नहीं आ सकता कि वो कितना बड़ा नंबर है। इवन आपका कैलकुलेटर भी इसको कैलकुलेट करके दिखा नहीं सकता वो नंबर कितना बड़ा है। ऑल्दो देर आर सुपर कंप्यूटर्स एंड अब आपके कंप्यूटर में भी इतनी पावर है कि शायद उसको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट डिजिट्स बता सकें। बट आप सिंपल कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 75 डिजिट्स नहीं बता सकता। इसको कंपेयर करने के लिए किसी साहब ने ये लिखा हुआ था कि अगर आप 52 डेक ऑफ कार्ड्स को अरेंज करते हैं ना रैंडमली, गिन के नहीं कि आपने एक तरफ गिना फिर दूसरी तरह गिना, रैंडमली आप शफल करते हैं उसको, और आपको नहीं पता कौन सा कार्ड हो सकता है। सबसे पहले 23 आ रहा हो, फिर उसके बाद 52 आ रहा हो, फिर उसके बाद 46 आ रहा हो, फिर उसके बाद 3 आ रहा हो, फिर उसके बाद 9 आ रहा हो। तो आप जब एक रैंडमली शफल करेंगे ना, तो जो अरेंजमेंट बनेगी, साथ साथ समझते जाइएगा इस बात को, जो अरेंजमेंट बनेगी रैंडमली आपने अरेंज कर दी, और जो अरेंजमेंट बनेगी, लेट्स से कि वो अरेंजमेंट है 46 देन 23 देन 17 देन 9 देन 23 देन 56 अप टू, इस तरह के रैंडम अरेंजमेंट बन रही है। तो ये जो अरेंजमेंट बनी है ना, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये अरेंजमेंट पूरी दुनिया में आज से पहले कभी नहीं बनी।
ये बिल्कुल यूनिक अरेंजमेंट आपने बनाई है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि एग्जैक्ट यही पहले भी बनी हो। इतने सारे पॉसिबल वेज हैं इसको अरेंज करने के कि आपने रैंडमली कोई चीज़ शफल की, आपने 52 कार्ड्स को जब शफल किया, उसमें जो अरेंजमेंट बनी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इससे पहले, आज से पहले दुनिया में वो अरेंजमेंट कभी नहीं बनी। सो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई काउंट करके बताएं 52 फैक्टोरियल क्या होता है, आप काउंटिंग करते रहेंगे। आपको मैं ये बता दूं, अगर आप काउंटिंग उसी तरह करते हैं ना, इस तरह आपको काउंटिंग करना आती है, 1 2 3 4, अगर आप एक सेकंड में एक स्टेप भी आगे बढ़े ना, 1 देन 2 देन 3 देन 4, एक सेकंड में एक स्टेप भी आगे बढ़ें, तो आपको सिर्फ 1 अरब तक पहुंचने के लिए 31 साल 30 साल लग जाएंगे। एक सेकंड में एक नंबर आप गिन रहे हैं, 1 2 3, यानी कि अगर आप 1000 खरब तक जाने चाहें तो आपको मेरे ख्याल 100 150 साल की उम्र चाहिए, अगर आप एक सेकंड में एक नंबर गिन रहे हैं। वो भी उम्र सिर्फ उस चीज़ की मैं कह रहा हूँ कि आप गिनते जा रहे हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे उसके अलावा। अगर आप काउंटिंग करने बैठेंगे तो फिर ये काम आप काउंट नहीं कर पाएंगे, आप कर ही नहीं सकते। यहाँ पर कॉम्बिनेट्रिक्स आता है, और कॉम्बिनेट्रिक्स ये कहता है कि देयर आर वेज टू काउंट समथिंग विदाउट एक्चुअली काउंटिंग इट। काउंटिंग सिर्फ ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग इज़ एक्चुअली मच मोर देन दैट। और कॉम्बिनेट्रिक्स से कहता है कि आपके पास और दूसरे तरीके एग्जिस्ट करते हैं किसी चीज़ को काउंट करने के, जिस तरह से आपने ये बताया कि देयर आर 52 फैक्टोरियल वेज, या जिस तरह से ये 007 ने इसका जवाब भेजा है 52 फैक्टोरियल का, 8.065815 प्लस 67। तो ये जो ई प्लस 67 होता है, ये बेसिकली ये होता है, इट्स दैट मच मोर डिजिट्स, ये है, और इसके बाद 67 और डिजिट्स हैं, जो कि यूजुअली हम ज़ीरो परसीव करते हैं, बट वो ज़ीरो से ज़्यादा होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ई जो आ रहा है ना बीच में, E69, ये ई इज़ बेसिकली टेलिंग यू कि और इतने डिजिट्स आ सकते हैं आगे, कमोबेश। सो काउंटिंग इज़ about counting things 1 2 3 4 5, but combinatorics is actually about counting without specifically counting by the use of some techniques to know how many something there is. So in addition, combinatorics can be used as a proof technique as well. हम कॉम्बिनेट्रिक्स को एज अ प्रूफ टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने प्रूफ्स पढ़े थे, तो बेताशत आप टाइप के हमने प्रूफ्स पढ़े थे, हमने प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, वैक्वस प्रूफ्स, हाइपोथेसिस के थ्रू प्रूफ्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रूफ्स पढ़े थे। उसमें हमने एक प्रूफ नहीं पढ़ा था, जो कि कॉम्बिनेट्रियल प्रूफ भी हो सकता है। कॉम्बिनेट्रियल प्रूफ का मतलब ये है कि आप कॉम्बिनेट्रिक्स को यूज़ करते हुए कोई चीज़ प्रूफ कर दें। जैसे कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि भाई 50% क्लास के ने क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया, 50% क्लास ने क्विज़ अटैम्प्ट कर लिया। आप मुझसे पूछेंगे प्रूफ करें, तो फिर मैं कहूँगा देखें ये काउंट करें, ये 40 बच्चे हैं, इनमें से देखें अटैम्प्ट कितनों ने किया हुआ, इसने किया, इसने किया, आप काउंट करना शुरू करें, आपको पता लग जाएगा 20 ने अटैम्प्ट किया। अब मैं कहूँगा 40 का 50% निकालें, आपके पास 20 ही आ रहा है, तो एक्चुअली मैंने ये प्रूव कर दिया कि देर आर 50% क्लास अटैम्प्ट्स ऑफ माई क्विज़। तो मैं काउंटिंग करके कॉम्बिनेट्रियल प्रूफ भी दे सकता हूँ। अ कॉम्बिनेट्रियल प्रूफ इज़ अ प्रूफ मेथड दैट यूजेस काउंटिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव अ स्टेटमेंट। मूविंग ऑन, अच्छा इसमें जो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं दोज आर वेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स टाइप टॉपिक्स, नॉट जस्ट योर यूजुअल मैथमेटिक्स टाइप टॉपिक, बट स्पेसिफिकली आपको ये टॉपिक सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ही मिलेंगे। इसके अलावा भी मैथमेटिक्स में आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट यूजुअली ये टॉपिक सारे के सारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको मिलते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है, सम रूल है, पाई रूल हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की बात आपको नज़र आ रही है, रेड में जो लिखा हुआ है उसमें सबसे लास्ट स्टेटमेंट देखें, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो हम यहाँ पर ये भी काउंट करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर एक सेट ए की कार्डिनैलिटी इतनी है तो बी की कार्डिनैलिटी इतनी है, तो मुझे ये बताएं कि भाई इसमें ऑन टू फंक्शंस कितने बन सकते हैं। हम वो काउंट करने बैठे तो हो सकता है कि हम काउंट ना कर पाएँ, लेकिन एक्चुअली हमें उसकी काउंटिंग आनी चाहिए बाय यूजिंग सम टेक्निक्स कि भाई कैसे काउंट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक्स आपको नीचे नज़र आ रहे हैं उसमें पिजन होल प्रिंसिपल है, वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल, वेरी सिंपल प्रिंसिपल, very simple principle, but a very interesting one, and a very complicated one when we go into the details of it.
permutations, combinations, you guys are very much familiar with that concept. Binomial coefficients की हम बात नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर, although that is also present in your book and it is a topic of discrete mathematics. उस तक हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट algorithms के बारे में हम लाजमी बात करने की कोशिश इसमें करेंगे. So प्रोडक्ट रूल, मैं आपको रूल समझाता हूँ बड़ा डिटेल में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये कौन सा रूल है. यानी कि प्रोडक्ट रूल तो है, लेकिन ये एक्चुअली वो कौन सा रूल है जो कि आप यूजुअली भी इस्तेमाल करते हैं. इफ़ देयर आर टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, विच मीन्स दैट वी कैन नॉट डू दैम सेपरेटली. एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो कि हम दोनों चीज़ों को अलग-अलग कर रहे हों, दोनों कामों को अलग-अलग कर रहे हैं. बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो नहीं है उनको हम कहते हैं कि वो ऐसे इवेंट्स हैं जो कि एक के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा है. एक होता है तो उसके बाद दूसरा होता है, ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों अलग अलग हो रहे हैं. सो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि इफ़ देयर आर n वेज, टू वेज, अगर आप दो सब टास्क में एक काम को डिवाइड करते हैं कि भाई आपने एक काम करना है, उसमें आपने दो सब टास्क में डिवाइड कर लिया, तो उसके कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं उसको मैनेज करने के. फॉर एग्जांपल कि आपने एक काम करना है, लेट्स से एक जुमला लिखना है. उस जुमले को दो हिस्सों में हम बांट लेते हैं. उस जुमले का एक पहला हिस्सा है और एक दूसरा हिस्सा है. जो पहला हिस्सा है आप वो लिखेंगे तो उसके बाद दूसरे हिस्से को लिखने के चार तरीके हैं. लेट्स से पहला हिस्सा लिखने के बाद दूसरे हिस्से को लिखने के चार तरीके हैं. पहले हिस्से को लिखने के एक ही तरीका है. यानी कि आपने पहला हिस्सा लिखा जुमले का, वो एक ही तरीके से आप लिख सकते हैं, आपने वो लिख दिया, लेकिन दूसरे को आप चार तरीक़ों से लिख सकते हैं. ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन है, बड़ी सिंपल एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ मैं. अभी स्लाइड को बेशक ना देखें और सिर्फ विजुलाइज करें, अपने नोट्स में लिखें कि जुमले के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा लिखने का एक ही तरीका है, वो आप किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते, आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं. लेकिन उस जुमले का दूसरा हिस्सा जो है उसको लिखने के चार तरीके हैं. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चार तरीके. तो आप मुझे ये बताएं वो कंप्लीट जुमला लिखने के कितने तरीके हैं. जी मैं रिपीट कर देता हूँ. 031 कह रहे हैं कि रिपीट कर दें. एक दो जवाब भी आ गए हैं बट मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से. क्वेश्चन ये है कि एक जुमला है, मैंने ये काम लिखना है ए बी, यानी एक जुमले का हिस्सा या तो मैं ए बी लिख सकता हूँ. अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार इस ए को लिखने का एक ही तरीका है, कोई भी जुमला है उसका ये ए को लिखने का एक ही तरीका है, लेकिन बी को लिखने के चार तरीके हैं. लेट्स से वो चार तरीके कौन से हैं मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. बी लिख सकते हैं आप, कैपिटल बी लिख सकते हैं आप, बी लिख सकते हैं और आप बी लिख सकते हैं. लेट्स सपोज ये चार तरीके हैं इसको लिखने के. तो अगर मैं कहता हूँ आपका जुमला है ए बी, तो उसको आप कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं. अगर लिखने का ए का तरीका एक ही है और बी को आप चार तरीक़ों से लिख सकते हैं, तो आप टोटली कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं पूरे जुमले को. ए बी को आप कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं. ब्रैकेट में मैंने उनके लिखने के तरीके लिख दिए. ए को आप एक ही तरीके से लिख सकते हैं, एक. 089 का दोबारा जवाब आ गया, 4 कह रहे हैं वो. 014 कह रहे हैं 5, इंटरेस्टिंग. 007 कह रहे हैं 4. स्टार्ट करते हैं, चलें लिखना स्टार्ट करते हैं. छोटा सा नंबर है, इस वजह से हम इसको लिख के 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं. एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है. पांचवा तरीका कौन सा है 014 ज़रा बताएं. ए को तो एक ही तरीके से लिख सकता हूँ ना मैं, और मुझे लिखना ए बी ही है. यानी कि मैं ये भी कह रहा हूँ कि ए पहला है हिस्सा जुमले का और बी दूसरा हिस्सा है जुमले का.
ये भी आपने गौर करना है इस बात पे। ए पहला हिस्सा है जुमले का, बी दूसरा हिस्सा है जुमले का, यानी कि मैं बी को पहले नहीं लिख सकता। इसी को हम कहते हैं दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग नहीं हो रही हैं दोनों काम, एक साथ हो रहे हैं और पहले के बाद दूसरा हो रहा है। ठीक है, होपफुली 014 को अपना जवाब क्लियर हो गया होगा कि या गुड कि देर आर ओनली 4 वेज टू डू दैट। लेट्स से कि मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स भी कर देता हूँ और थोड़ा सा और सिंपल भी कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ए को करने के भी लिखने के भी दो तरीके हैं और बी को लिखने के भी दो तरीके हैं, विच इज़ लाइक दिस। अब बताएं वो कितने तरीक़ों से मैं लिख सकता हूँ इस ए और बी को साथ, कंसिडरिंग कि ए आपके जुमले का पहला हिस्सा है और बी आपके जुमले का दूसरा हिस्सा है। कितने तरीक़ों से लिख सकता हूँ मैं ए बी? 007 कह रहे हैं 4, 089 भी कह रहे हैं 4, 4 पे सुई अटक गई है क्या? 049 भी कह रहे हैं 4। कौन से 4 तरीके हैं? ए बी, ए बी, ए बी और ए बी, इसके अलावा कोई नहीं है। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ। इंटरेस्टिंग क्या है, इसी की थोड़ी सी एक चेंज है और एक्चुअली मैं अपने पॉइंट पर आ जाऊँगा इसके बाद। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि बी को लिखने के 23 तरीके हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसके अलावा 23 तरीके हैं, बीच में भी कुछ होगा, आई डोंट नो। नाउ कैन यू टेल मी कि इस पूरे जुमले को लिखने के कितने तरीके हैं, कितने वेज हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर टू राइट ए बी, प्रोवाइडेड कि ए को लिखने के 2 तरीके हैं और बी को लिखने के 23 तरीके हैं। ओ वाओ, 089, 46, नाइस। और क्या कहते हैं लोग? जीरो 7, 46 एक साथ बैठे हुए हैं क्या आप दोनों? एक ही जवाब आ रहा। हाँ ओके, आई वाज जस्ट मेसिंग अराउंड। साथ बैठे हुए भी हो तो कोई इशू नहीं है। जवाब अपने दिमाग से आना चाहिए बस आपका, किसी दूसरे स्टूडेंट के जवाब को देख के नहीं आना चाहिए। 007, अच्छा ठीक है, आप भी यही बात कह रहे हैं। 018 कह रहे हैं 46। 46 कैसे आया भाई, ये भी बता दें, 46 कैसे आया? टोटल वेज ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टोटल वेज ऑफ बी विच इज़, और शुरू से आप यही कर रहे थे। 1 इंटू 4 किया था सबसे पहले आपने कहा 4, फिर 2 इंटू 2 किया आपने कहा 4, फिर 2 इंटू 23 किया आपने कहा 46। स्मॉल ए के साथ 23 आ जाएंगे और फिर कैपिटल ए के साथ 23 आ जाएंगे। गुड अप्रोच टू काउंट दोज थिंग्स 007, गुड वन। कि स्मॉल ए के साथ भी उसके 23 आ सकते हैं और कैपिटल ए के साथ भी उसके 23 आ सकते हैं। 049 भी यही कह रहे हैं कि 2 इंटू 23। सो यू गाइज आर ऑल राइट कि आपने मल्टीप्लाई किया। इसी तरह मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, बड़ा सिंपल सा सवाल है। मैं जाता हूँ सब्ज़ी लेने और सब्ज़ी वाले से मैं पूछता हूँ कि भाई आलू क्या हिसाब है? वो कहता है आलू 40 रुपये किलो है। और मैं उसको कहता हूँ यार 5 किलो आलू दे दो। नाउ व्हाट एम आई डूइंग विद 5 किलोज ऑफ आलू, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़ कि अगर मैं उसको कहता हूँ 5 किलो आलू दे दो और 1 किलो के 40 रुपये हैं, तो 5 किलो के कितने देने पड़ेंगे मुझे? टू हंड्रेड, गुड, 200 देने पड़ेंगे ना। अगेन क्या किया आपने, कैसे निकाला 200? 095, 40 इंटू 5, कैसे निकाला 200? जिन्होंने 200 का है ज़रा बता दें कैसे निकाला। सबका जवाब चाहिए मुझे, मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सबका मुझे जवाब चाहिए। 200 कैसे निकाला आपने, क्या 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 लिखा आपने, 200 को कैसे कैलकुलेट किया? 007 कह रहे हैं 40 इंटू 5, 049 कह रहे हैं मल्टीप्लाई करके, यानी 40 इंटू 5, 40 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि किसी भी नौजवान ने ये नहीं किया
कि भाई हमने 200 ऐसे निकाला कि 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 एंड प्लस 40। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई हमने 40 को 5 दफ़ा प्लस किया जब जाकर 200 आया। और यही मेरा पॉइंट है कि जब आपने 40 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई या ना सिर्फ ये कि लंबा हो जाता, ये चीज़ ये काम करना काफ़ी लंबा हो जाता, बार बार प्लस करना पड़ता। ये जो प्रोडक्ट है, एक्चुअली प्रोडक्ट रूल जो आपको सामने नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये प्रोडक्ट रूल भी यही कहता है कि आपका काम लंबा हो जाता है। इससे बचने के लिए देयर इज़ अ प्रोडक्ट रूल कि अगर कोई ऐसा काम है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि डिफरेंट नहीं है, दो काम एक ही काम है और आप वो दो दफ़ा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दो दफ़ा नहीं, अगर आप जितनी दफ़ा भी कर रहे हैं, जिस तरह हम यहाँ पर 23 टाइम्स कर रहे थे या 46 टाइम्स कर रहे थे, तो अगर आप कोई काम है जिसको आप एक सर्टेन टाइम्स कर रहे हैं लेकिन आप उसी काम को दोहरा रहे हैं, तो आप वहाँ पर प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं, आप उसमें कोई और रूल अप्लाई नहीं करते। ठीक है। सो ये प्रोडक्ट रूल भी यही कह रहा है कि इफ़ टू इवेंट्स are not mutually exclusive, then we apply the product rule. A procedure can be accomplished with two disjoint subtasks if there are n1 and n2 ways of doing the first task and n2 ways of doing the second task. Then the complete way of doing this, doing the same thing, doing the whole thing is n1 into n2, right? इसी तरह लेट से अगर मैं ये कहता हूँ कि वही सब्ज़ी वाली एग्जांपल, 5 किलो आलू नहीं, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं जाता हूँ सब्ज़ी वाले के पास और मैं उसको कहता हूँ कि भाई आलू क्या हिसाब है, वो कहता है भाई 40 रुपीज़ है, और मैं कहता हूँ 1 किलो आलू दे दें, तो कितना अमाउंट बनेगा 1 किलो आलू का? अगर वो कहता है आलू इज़ 40 रुपीज़ पर केजी, हाउ मच शुड आई पे? 40 रुपीज़। गुड। नाउ अब मैं आपको कहता हूँ कि अब मैं 40 रुपीज़ किलो 5 किलो आलू नहीं ले रहा हूँ, बल्कि अब नोट कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं उसको कहता हूँ 1 किलो आलू दे दें, 50 रुपए की प्याज में ले लेता हूँ उससे, और धनिया और मिर्ची और मुख्तलिफ़ आइटम्स में उससे लेता हूँ। किसी आइटम, कोई आइटम 20 रुपए का है, मैं आपको आइटम के वो बता देता हूँ। 40 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़ का भी कुछ लिया मैंने, फिर 100 रुपीज़ का भी कुछ लिया। एक 40 रुपीज़ लिया, एक 20, एक 30 और एक 100। टोटल कितना मुझे पे करना चाहिए? 40, 20, 30, 100, 190। 049 करें 200, 190, 190, 190, 200 क्यों भाई? 10 रुपये खर्ची। 190 होगा बेसिकली। यू आर डूइंग द राइट थिंग एज वेल, बट कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई। सो 190, यस। ये 190 आपने प्लस करके कैलकुलेट किया, ऑल्दो 40 जब आप कर रहे थे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब आप प्लस कर रहे हैं। क्यों आप प्लस कर रहे हैं? क्योंकि आपके जो इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए हैं अब, यानी कि डिफरेंट हो गए हैं, अब डिसजॉइंट हो गए, यानी कि एक की कीमत दूसरे की कीमत से कहीं मैच नहीं कर रही। 40, 20, 30, 100, तो जब इनकी कैलकुलेशन करनी होती है तो फिर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप सम रूल अप्लाई करते हैं। एग्जैक्टली 089 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ वाई वी विल use the sum rule. If two events are mutually exclusive, that is they cannot be done at the same time. एक ही साथ में नहीं ले रहा हूँ कि भाई 2 किलो आलू दे देना, नहीं, मैं 1 किलो आलू अलग ले रहा हूँ, 1 किलो प्याज अलग ले रहा हूँ। मैं उसको कभी भी ये नहीं कह सकता कि भाई 2 किलो आलू प्याज दे दो। दे आर टू डिफरेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो 2 किलो आलू प्याज अगर मैं लेता हूँ तो उसकी काफ़ी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं, तो मैं इसको ये कहूँगा 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे दो, तब हम उसको डिफरेंटली प्लस कर रहे होंगे। सो द सम रूल का थ्योरम क्या है? If an event E1 can be done in N1 ways, an event E2 can be done in N2 ways, and E1 and E2 are mutually exclusive, एक साथ एक जैसे events नहीं है, then the number of ways both events occurring is N1 plus N2. Sum rule, summation को हम sum rule कहते हैं, multiplication को हम product rule कहते हैं। अब आपको नज़र आ रहे हैं सामने सेट्स, और ये सेट वो बात कर रहे हैं जो कि मैं एक दूसरे सेक्शन में जब ये पढ़ा रहा था तो ये स्लाइड दिखाने से पहले एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर इसका मतलब है कि सम रूल इज़ द यूनियन
It's not, it's like a union of sets. And I asked that person कि how do you think that is a union of set, and they said कि यूनियन में हम प्लस करते हैं बेसिकली अगर सेट डिसजॉइंट हो। तो वही बात मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर लेट सपोज मैं दो सेट्स की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ एक सेट 5 है, एक सेट की कार्डिनैलिटी 5 है, दूसरे सेट की 3 है, एक की 5 है और दूसरे की 3 है, तो उसके यूनियन में कितने मेंबर्स होंगे? जल्दी बताएं, ज़्यादा नहीं सोचिएगा। एक में 5 है और दूसरे में 3 है, यूनियन में 8 होंगे। 007 कह रहा है यूनियन में 8 होंगे। नहीं भाई 8 क्यों होंगे? जल्दी कहा था, ये नहीं कहा था कि गलत भी बताना है जल्दी। हाँ ये है कि मैंने कहा था ज़्यादा सोचना नहीं है, तो आपने बगैर सोचे कहा 5 + 3 8। 089 कह रहे हैं नहीं सर 8 नहीं होंगे। तो कितने होंगे भाई? 5 और 3 के यूनियन में, एक सेट में 5 है दूसरे में 3 है, यूनियन में कितने होंगे? एग्जैक्टली 007। अगर सेम नहीं है तो 8 होंगे, अगर कुछ सेम निकल आते हैं तो फिर 5 भी हो सकते हैं, फिर 6 भी हो सकते हैं और 7 भी हो सकते हैं। 5 से कम नहीं होंगे वैसे, लेकिन 6 7 या 8 हो सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। एग्जैक्टली 089 कह रहे हैं एलिमेंट देखने के बाद बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर सेम होंगे तो 5 भी हैं 6 भी हो सकते हैं। गुड। सो एग्जैक्टली यस, दिस इज़ माई पॉइंट कि यूनियन हम करते हैं, इसमें सम रूल यूनियन में अप्लाई होता है, बट ओनली जब दोनों सेट्स डिफरेंट हो। तो अगर मैं कहता हूँ ना दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन 0 है, यानी दोनों में सेम कुछ भी नहीं है, तब आप वहाँ पर सम रूल अप्लाई करते हैं। और यही चीज़ अगली स्लाइड में मैं बताना चाह रहा हूँ कि देयर इज़ अ नेचुरल जनरलाइजेशन टू एनी सीक्वेंस ऑफ m टास्क, नेमली द नंबर ऑफ वेज m म्यूचुअली इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स कैन अकर। तो अगर फॉर एग्जांपल m टास्क हैं, m का मतलब है m फॉर मंकी, m फॉर मैंगो, m टास्क हैं और हर एक टास्क को करने के n वेज हैं, यानी कि m1 टास्क है अगर, तो उसको करने के से n1 वेज हैं, m2 को करने के n2 वेज हैं एंड सो ऑन। तो टोटल उन कामों को करने के वेज कितने हैं? n1 प्लस n2 प्लस, अगर ये सारे काम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि जिस तरह हमने कहा डिसजॉइंट सेट्स हैं, वी कैन गिव अनदर फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ सेट्स, जैसे कि यहाँ पर दिखाई जा रही है। लेट a1 a2 अप टू am बी पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स का मतलब ये है इन सब में कोई भी चीज़ सेम नहीं आ रही। मतलब a1 को उठाऊं और मैं a5 को उठा लूं तो उन दोनों में भी कोई चीज़ सेम नहीं है, सब में चीज़ें डिफरेंट हैं। तो दीज आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर मैं कार्डिनैलिटी चाहता हूँ, a1 u1 b1 सबको यूनियन करने की कार्डिनैलिटी, यानी यूनियन में कितने मेंबर्स होंगे, दैट वुड बी a1 में जितने हैं, यहाँ पर बेसिकली आप प्लस लगा दें, यूनियन प्लस सेम थिंग, अनलेस जब तक कि वो डिसजॉइंट है। a1 में जितने हैं प्लस a2 में जितने हैं प्लस अप टू am में जितने हैं, इतने आपके जो है यूनियन के अंदर मेंबर होंगे। और यही जब आप सम रूल या प्रोडक्ट रूल को इस तरह से अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं ऑन सेट्स, तो यहीं से हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल। नाम अजीब सा है, लेकिन इंक्लूजन एक्सक्लूजन, अब बात समझ लें, आपको प्रिंसिपल की बात समझ में आ जाएगी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। आवाज़ कट हो रही है, इंटरनेट का मे बी लैगिंग इशू हो, होपफुली रिजॉल्व हो जाएगा ऑन इट्स ऑन, होपफुली। इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात ज़रा गौर से सुन लें, अभी बात आपको क्लियर हो जाएगी। यूनियन आपने निकाला ना कि भाई सेट ए में 5 है, सेट बी में 3 है, आपने यूनियन निकाला। तो आप जब यूनियन निकाल रहे होते हो उसमें आप कुछ मेंबर लिख रहे होते हो। जो मेंबर्स आप लिख रहे हो जो यूनियन में आएंगे, इसका मतलब है आप उन मेंबर को इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है, इंक्लूजन हो रही है उनकी। और कुछ मेंबर होते हैं जो कि आप नहीं लिखते, यानी कि आप देखते हो यार 8 आ रहा है लेकिन 8 यहाँ भी है वहाँ भी है, तो आप 8 को लिख देते हो एक सेट में से, दूसरे में से नहीं लिखते, यानी दूसरे सेट में से आप उसको एक्सक्लूड कर देते हो क्योंकि वो दोनों में आ रहा था, आप एक दफ़ा लिखोगे। तो आप जब यूनियन या इंटरसेक्शन या इस तरह सेट का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, प्लस माइनस प्रोडक्ट रूल सम रूल कुछ भी अप्लाई करते हो, तो उसमें आप कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हो, कुछ चीज़ों को आप एक्सक्लूड करते हो, ठीक है। यही एक्चुअली रूल है, प्रिंसिपल है, रूल कह लें प्रिंसिपल कह लें, ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल इज़ अबाउट what you are going to include and what you are going to exclude from a certain set or from a certain resultant of an operation of set.
सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की बात हम स्टार्ट कर रहे हैं. से देयर आर टू इवेंट्स. जब भी मैं टू इवेंट्स कहूँ ना, आप बैकग्राउंड में अपने दिमाग में ये सोच लिया करें, अगर थोड़ा सा बेहतर समझना है, कि भाई दो सेट्स E1 एंड E2 फॉर विच देयर आर N1 एंड N2 पॉसिबल आउटकम्स रेस्पेक्टिवली. और जब मैं कहूँ कि N1 एंड N2 पॉसिबल आउटकम्स, तो आप ये समझ लिया करें कि भाई E1 में N1 मेंबर्स हैं और E2 में N2 मेंबर्स हैं. So there are two events E1 and E2 for which there are N1 and N2 possible outcomes respectively. Now say that only one event can occur, not both. अब अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई एक इवेंट अकर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, यानी कि एक वक्त में एक ही इवेंट अकर होगा, दूसरा नहीं होगा. अब इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट अप्लाई द सम रूल. ठीक है, एक इवेंट अकर होगा, दूसरा अकर नहीं होगा. इसको ऐसे समझें कि वही सब्जी वाली एग्जांपल में लेता हूँ और मैं इसको कहता हूँ कि यार 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज दे देना. तो वो कहता है 1 किलो आलू के भी पैसे लेगा, 1 किलो प्याज के भी लेगा. लेकिन अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि यार 1 किलो आलू या फिर 1 किलो प्याज दे दे, तो नाउ इट डिपेंड्स कि भाई प्याज की कीमत क्या है और आलू की कीमत क्या है. अगर वो 1 किलो आलू देता है मुझे तो उसकी कीमत कुछ और लेगा, वो 1 किलो प्याज देता है तो वो उसकी कीमत कुछ और लेगा, अगर लेट से कि उनकी कीमतें डिफरेंट है. सो यहाँ पर ना आप प्लस कर रहे होगे कि भाई 1 किलो आलू और 1 किलो प्याज की कीमत प्लस कर लें, ना ही आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे, बल्कि आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल अप्लाई कर रहे होगे. क्योंकि देयर आर जितने भी वेज हैं, बट देयर आर बोथ द इवेंट्स आर नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम. So in this situation we cannot apply the sum rule. Why? Because we would be over counting the number of possible outcomes. अगर मैं over count कर रहा हूँ, अगर मैं इसको प्लस कर दूंगा, से 40 और 50, अगर वही प्याज आलू वाली एग्जांपल लेते हैं हम, तो 40 प्लस 50 अगर मैं कहता हूँ पर केजी है रेस्पेक्टिव उनके रेट्स, तो मैं 40 प्लस 50 और मैं उसको 90 रुपये दे दूँ, तो आई वुड बी ओवर काउंटिंग. मैं ओवर पे कर रहा हूँ. 90 रुपये तो नहीं होंगे, या तो 50 होंगे या 40 होंगे. इंस्टेड वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स E1 एंड E2 minus the number of possible outcomes in common to both. ठीक है. सो अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए देने चाहिए? लेट्स से अगर मैं ये कहता हूँ कि 40 रुपये किलो आलू हैं, 50 रुपये की 1 किलो प्याज हैं, और मैं सब्ज़ी वाले को ये कहता हूँ कि यार या तो 1 किलो आलू दे दो या 1 किलो प्याज दे दो, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे करने चाहिए उसको? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितने पे करने चाहिए उसे? इन एनी केस हमें नहीं पता कि क्या मिला है. what number should I possibly pay? 50. yes, because the greater one is 50. या फिर इसको ऐसे देखें कि आप दोनों के कीमतें ऐड करें, आपके पास 90 आ जाता है, और जो कॉमन है उनमें से उसको माइनस कर दें. दोनों को ऐड करें और उसमें से कॉमन माइनस कर दें. दोनों को ऐड किया, 90 आया, और 40 और 50 में कॉमन क्या है? 40 कॉमन है. 50 में भी 40 आ रहा है, 40 रुपीज़ तो आ ही रहे हैं 50 में भी, और 40 में भी 40 रुपीज़ आ रहे हैं. तो आप 90 में से जब 40 माइनस करेंगे यू विल गेट 50. सो एट मोस्ट आपने 50 देना है. एटलीस्ट 40 भी हो सकते हैं, लेकिन 50 देना है. ठीक है. सो राइट, इफ़ अगेन वी थिंक ऑफ देम, अगर हम दोबारा इसको सेट्स के तौर पर सोचें कि भाई E1 एंड E2 आर टू सेट्स और N1 और N2 उनके नंबर्स हैं, तो बेसिकली यूनियन में आप प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल अप्लाई कर रहे होते हो, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि भाई प्रिंसिपल सम रूल अप्लाई होगा या नहीं. आपको मैंने कहा था 5 हैं एक सेट में और एक में 3 है, तो यूनियन में कितने होंगे? आपने कहा था 8. लेकिन फिर आपने कहा था कि नहीं, हो सकता है कि उसमें कुछ सेम भी हो. तो जब आप सम रूल अप्लाई जब करते हैं, जब उसके अंदर सेम निकालने का कोई गुंजाइश ना हो, जिस तरह सम रूल हम तो अप्लाई कर रहे थे तब, जब हम कह रहे थे 1 किलो प्याज भी दे दें, 1 किलो आलू भी दे दें, सम रूल अप्लाई हो रहा था. लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं, दोनों में से जो चीज़ सेम है उसको एक दफ़ा दें, जिस तरह आप यूनियन में करते हैं. अब यूनियन में सम रूल अप्लाई नहीं हो रहा था, तब हो रहा था सिर्फ जब आप तब हो रहा था जब आपने दोनों सेट्स को डिसजॉइंट लिया, दोनों में कुछ सेम नहीं था, तब आप कह रहे थे एक में 5 है एक में 3 है तो 8 हो जाएंगे. लेकिन अगर दोनों में से कोई चीज़ सेम आ जाती है तो फिर सिर्फ सम रूल अप्लाई नहीं होगा. यानी कि सिर्फ यहाँ तक बात नहीं होगी कि भाई ए यूनियन ए की कार्डिनैलिटी ये होगी कि A1 की कार्डिनैलिटी प्लस A2 की कार्डिनैलिटी, यहाँ तक जो भी मैंने चीज़ सेलेक्ट की है ये सम रूल है. और ये तब अप्लाई होता है जब दोनों सेट्स डिसजॉइंट होते हैं, अलहदा होते हैं, A1 और A2 में कोई चीज़ सेम नहीं होती. लेकिन अगर कोई चीज़ सेम आ जाती है
तो जनरल रूल बेसिकली ये है यूनियन का कि A1 की कार्डिनैलिटी प्लस A2 की माइनस उन दोनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनैलिटी, कि उन दोनों में सेम कितने मेंबर्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि एक में 5 हैं और एक में 3 हैं और दोनों में 2 सेम हैं, 2 मेंबर्स सेम है, तो आप कहोगे कि 5 प्लस 3 8, और 2 मेंबर्स को निकाल दोगे कार्डिनैलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो आप कहोगे कि भाई इसमें 6 आएंगे A यूनियन B में या A1 यूनियन A2 में। फॉलो कर रहे हैं यहाँ तक बात? कोई यहाँ तक अगर क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, अदरवाइज से ओके यू आर फॉलोइंग ऑल द थिंग। सो दिस इज जो कि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इट इज़ एक्चुअली द जनरल रूल ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन रूल भी कहते हैं, द कैलकुलेशन ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ये जनरल रूल है यूनियन का। लेकिन अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हों तब हम इस पे सम रूल अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ, यानी कि बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको ज़रा देखिएगा कि जब हम इस पे, अगर मैं कहता हूँ दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों सेट्स में कोई चीज़ सेम नहीं है, तो मैं ये चीज़ अप्लाई करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ सम रूल। लेकिन अगर दोनों में कोई चीज़ सेम हो सकती है तो फिर मैं यहाँ से लेके एंड तक पूरी चीज़ अप्लाई करता हूँ। लेकिन आपको ये बात भी मैं बता दूँ कि जब आप सम रूल अप्लाई कर रहे होते हो ना, तब भी आप बेसिकली यही रूल अप्लाई कर रहे होते हो। जब आप कहते हो ना दो डिसजॉइंट सेट्स का मैंने यूनियन लेना है, एक में 1 2 है, दूसरे में 3 4 है, तो भाई टोटल यूनियन के अंदर 4 आएंगे। वो आपने ये नहीं कहा कि भाई इसमें भी 2 हैं इसमें भी 2 हैं इस वजह से 4 आएंगे। आपने ये कहा कि भाई इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें 0 हैं, इस वजह से 4 आएंगे। तो आप सिर्फ ये रूल नहीं लगाते यूनियन में कि सम रूल लगेगा कि इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं इस वजह से 4 आ जाएंगे यूनियन में, बल्कि आप ओवरऑल यूनियन लगाते हैं और आप कहते हैं इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें कोई नहीं है, इस वजह से इस यूनियन में 4 मेंबर्स आएंगे। अगर इसमें कोई होता, लेट सपोज एक भी होता, तो फिर यूनियन में 3 आते, 4 नहीं आते। राइट? अब बताएं, ये मैंने दोबारा चीज़ क्लियर कर दी है। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में बेसिकली जनरल रूल है यूनियन की कैलकुलेशन का, लेकिन अगर दोनों सेट डिसजॉइंट हो जाते हैं तो फिर A1 और A2 दोनों को पे आप सम रूल अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन सही पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब मुझे ज़रा बताएं क्या चीज़ क्लियर नहीं हुई। यस 089 ने जो मैसेज किया है दैट इज़ राइट कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। बट यहाँ तक मैं सिंपल आपको ये बताना चाहूँ कि जब हम यूनियन निकाल रहे होते हैं तो भाई यूनियन में कितने मेंबर्स आ सकते हैं वो डिपेंड करता है कि सेट ए और सेट बी में कितने मेंबर्स हैं। सेट ए में अगर 4 हैं और सेट बी में भी 4 हैं तो फिर 8 मेंबर्स जो हैं वो आपके यूनियन में होने चाहिए। बट वो तब होगा जब ये वाली चीज़, अगर आप फॉलो करें मेरे कर्सर को, ये वाली चीज़ 0 हो। अगर यहाँ पर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर 8 मेंबर्स नहीं होंगे, फिर सम रूल यानी कि आप अप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, आपको उसमें से माइनस भी करना पड़ेगा। यानी कि अब देखें, अगर कर्सर को फॉलो करें और मेरी बात को सुनते जाएं तो होपफुली आपको क्लियर होगा कि अगर लेट्स से कि कोई मेंबर सेम आ जाता है तो फिर यूनियन के अंदर आपको कुछ मेंबर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा प्लस, और कुछ को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी 8 अगर 2 दफ़ा आ रहा है तो आप 2 दफ़ा नहीं लिख रहे होंगे 8 को। 4 अगर 2 दफ़ा आ रहा है तो आप 1 दफ़ा लिखेंगे, दूसरे 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। राइट? सो ये इसके और भी रूल्स हैं। पाए सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द कार्डिनैलिटी ऑफ यूनियन, it is expanded towards almost all of the operations that you do on sets. So इसके काफ़ी सारे लेमा हैं। वो ये हैं कि let A B be the subsets of a finite set U. For example A और B दो सेट्स हैं, we don't know कि वो डिसजॉइंट हैं या नहीं, बस दो सेट्स हैं, बट हमें ये पता है कि वो U के सबसेट्स हैं। ये वही सिनेरियो है जो कि आप यूजुअली देखते हैं कि आपने दो A B के सेट्स बनाए और उनमें से फिर एक U का सेट बनाया, और U का जो सेट बना है उसके अंदर A B के भी तमाम मेंबर्स हैं और उसके अलावा भी कुछ मेंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट जिसको आप कहते हैं। सो सबसे पहला रूल, ये आप अलग अलग सेट्स बनाकर मुख्तलिफ तरह के डिसजॉइंट सेट्स भी और नॉन डिसजॉइंट सेट्स भी अगर आप बनाएं, इक्वल सेट्स भी इवन आप बनाएं ए और बी को, उस पर एक्सरसाइज करके चेक कीजिएगा और आपको ये अंदाज़ा होगा। फॉर एग्जांपल नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। नंबर 1 मैंने सेलेक्ट किया है और नंबर 1 ये कह रहा है कि ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी, इस केस में जब ए और बी सबसेट्स हों यू के, कार्डिनैलिटी जो है वो ए के मेंबर्स
प्लस बी के मेंबर्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स। ये स्पेसिफिकली वो रूल है जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं पिछली स्लाइड में भी, कि भाई ए इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स आप निकाल दो और ए और बी के मेंबर्स को ऐड कर दो, तो इतने मेंबर्स होंगे आपके ए यूनियन बी के अंदर। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने मेंबर्स होंगे? ए इंटरसेक्शन बी में या तो कम होंगे या बराबर होंगे किसके? मिनिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ बी। यानी कि आपके ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी, लेट्स से ए में 5 है और बी में 3 है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ? 3। तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी में या तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे मेंबर, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये रूल है, ये हम पढ़ चुके हैं जब हम सेट से स्टार्ट कर रहे थे बिल्कुल, और हमने लिखा था ये चीज़ बोर्ड के ऊपर, मुझे याद है पढ़ते हुए कि भाई आपको मैंने बोला था ए इंटरसेक्शन बी में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो आपने कहा था इस 5 और 3 वाले सिनेरियो में आपने कहा था 3। क्यों 3? क्योंकि भाई या तो तीनों होंगे 5वें वाले सेट में, या 2 होंगे, या 1 होगा, या कोई भी नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 मेंबर्स जो हैं वो ए और बी दोनों में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए में हैं ही 3। सो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? या तो मिनिमम होंगे दोनों के, या उससे भी कम होंगे। ए माइनस बी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे? भाई जितने ए में हैं उसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें, तो ये नंबर या तो बड़ा होगा या बराबर होगा ए की कार्डिनैलिटी माइनस बी की कार्डिनैलिटी के। थोड़ा सा लंबा है, लेंथी है, बोलने में उस तरह से जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा होगा, बट इट इज़ ऑल्सो अ लेमा, इट इज़ ऑल्सो अ रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। Similarly, cardinality of A is equal to the cardinality of universal set minus cardinality of A। ये कौन सा रूल है भाई? ये तो गलत लिखा हुआ है मेरे हिसाब से। क्या कहते हैं आप लोग इसके बारे में? A की कार्डिनैलिटी कितनी होगी? कार्डिनैलिटी ऑफ U माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ A। माइनस ही लिखा है ना ये, या मुझे कुछ गलत नज़र आ रहा है यहाँ पे? कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है? कौन सा लेमा था ये? ज़रा बताइएगा, जो मैं कह रहा हूँ वही लिखा हुआ है यहाँ पे। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए। हाँ सही है, इसमें गलती ये है, और आई थिंक ये आपको सही से देखना पड़ेगा बुक में। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग और इसमें मिस्टेक हो गई है मुझे इसको सेट करने में, लिखने में, कि जिस तरह ये आपको डैश नज़र आ रहा है ना, ये डैश ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर है आई थिंक। ठीक है, ये 3 वाला रूल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ए यूनियन बी के ऊपर डैश का मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से यहाँ पर भी आई थिंक डैश है, ए के ऊपर डैश। तो भाई कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी होती है? यू की कार्डिनैलिटी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें हमें दोबारा से थोड़ा देखनी पड़ेंगी कि ये क्या है। बुक में देख लीजिएगा कि ये चीज़ें क्या हैं। आई विल ट्राई कि मैं इसको सही करके दोबारा से अपलोड कर दूँ। अदरवाइज़ स्लाइड नंबर 8 को ज़रा दोबारा आप देख लीजिएगा कि वो उसमें बुक में देख लीजिएगा कि कौन से रूल्स सही हैं और कौन से रूल्स प्रिंटिंग में गलत हो गए हैं। हाँ 007 जिस तरह कह रहे हैं 4 वाले में ए बार होगा, तो आई थिंक ये जो बार ऊपर मिनिमम के नीचे चली गई है गलती से, ये इस ए के ऊपर है, ए कॉम्प्लीमेंट है ये। सो मे बी 5 नंबर को अगर हम देखें तो ए ज़ॉर बी आपको पता है कैसे काम करता है। ए ज़ॉर बी का कार्डिनैलिटी कितनी होती है? ए ज़ॉर बी का मतलब ये होता है कि भाई वो मेंबर्स हम लिखेंगे जो या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में ना हो, दोनों वाले को हम निकाल देंगे। तो ए ज़ॉर बी की जो कार्डिनैलिटी है वो दोनों वाले को हम निकाल देंगे। यूनियन से इसको कंफ्यूज नहीं करना। यूनियन में हम दोनों वाले जो दोनों एक मेंबर जो कि दोनों सेट में है उसको हम एक दफ़ा लिखते हैं। ज़ॉर में हम जो मेंबर दोनों में है उसको एक दफ़ा भी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे, और जो अलग अलग हैं उनको लिखेंगे। ए ज़ॉर बी की कार्डिनैलिटी, जो कि आपको पता है एक्सक्लूसिव और कैसे काम करता है। अब मेरे इंटरनेट में कोई इशू है, मैं बस फिनिश कर रहा हूँ इस लेक्चर को, फिनिशिंग की तरफ है, बस 5 और 6 को मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। तो ए और बी की कार्डिनैलिटी इक्वल्स टू ए यूनियन बी की कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी, जिसका मतलब ये है कि आप ए और बी दोनों की कार्डिनैलिटी को प्लस करें, -2 ए इंटरसेक्शन बी कर दें, तो ये आपको वही ए और बी की कार्डिनैलिटी मिल जाएगी। ये पूरा रूल 5 का 2-3 तरीक़ों से मेंशन किया जा सकता है। नंबर 6 की अगर हम बात करें तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी, ये हम बार बार कर चुके हैं इसके ऊपर काम, जब से हम फंक्शन और रिलेशंस पढ़ रहे हैं कि भाई ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी होती है। इसकी कार्डिनैलिटी होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनैलिटी ऑफ बी।
यहीं तक हम आज की क्लास को रख रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू रिकनेक्ट, एक मिनट रुकिएगा, मैं रिकनेक्ट हो जाऊँ ताकि मैं मीटिंग फिनिश करते हुए सबसे रब्ता कर सकूँ। या सॉरी, आई गॉट डिसकनेक्टेड। होपफुली आवाज़ मेरी आ रही होगी अब सब तक। सो आई वॉज जस्ट रैपिंग अप दिस लेक्चर, बट मैंने कहा कि क्यों ना कनेक्ट मैं नहीं हुआ था, तो मैंने चाहा कि कनेक्ट करके और फिर मैं इस लेक्चर को फिनिश करूं। सो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के जो रूल्स हैं उनमें ये कुछ रूल्स हैं, कुछ लेमा हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ थ्योरम्स कह लें इनको, वो हैं जो कि प्रूवन हैं, आप इनको देख सकते हैं। बस ये है कि इनको कंफर्म कर लीजिएगा बुक से कि ये इसी तरह है या नहीं, हो सकता है प्रिंटिंग में कुछ आगे पीछे गलती हो गई हो। सो बस इस लेक्चर को मैं यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ। आपका काम यही है कि आपने ऑब्वियसली, जिस तरह से मैं हमेशा कहता हूँ, कि एक्सरसाइजेस करनी है, मल्टीपल खुद प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल क्वेश्चंस की, मल्टीपल चीज़ों की। असाइनमेंट भी आपको मैं दे चुका हूँ, असाइनमेंट भी आपने करनी है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं हैं, रिलेशंस तक ही हैं आई थिंक, बट वो भी आपके लिए है, वो भी आपने 20th ऑफ जून से पहले सबमिट करवानी है। नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी, आई थिंक नेक्स्ट वो फ़िज़िकल होगी होपफुली। तो जिस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, हाफ हाफ क्लास आ रही थी, उस तरह से आप आएंगे। नंबर 4 कह रहे हैं, ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 4 जो है वो ये है, हाँ उसमें यही है ना कि यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली। आई थिंक यहाँ पे एक बार है, ए बार का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी अगर मैं माइनस कर दूँ यू की कार्डिनैलिटी में से, तो बेसिकली मेरे पास ए की कार्डिनैलिटी आ जाएगी। ठीक है, सो इसी तरह के सारे रूल्स हैं जो कि आपने देखने होंगे। 5 में ए एक्सक्लूसिव और है, यानी कि वो मेंबर्स इस एक्सक्लूसिव और में नहीं आते। यूनियन में जो आप कहते हैं ना, दो मेंबर्स हैं, अगर दोनों सेट्स में हैं एक मेंबर, तो आप उसको एक दफ़ा लिखते हैं। ज़ोर में आप दोनों में जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको एक दफ़ा भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो एग्जिस्ट कर वो लिखेंगे ज़ोर के सेट के अंदर, जिसमें सिर्फ या तो एक हो, या फिर एक सेट में हो, या फिर दूसरे सेट में हो। तो ये ही है, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो कि होपफुली हमारी फ़िज़िकल होगी। आपके जो भी मसले मसाइल हैं, जो चीज़ें आप कम्युनिकेट या क्लियर करना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, उनको नोट करके आ जाइएगा। बेशक फ़िज़िकली हो सकता है कि हम उनको दोबारा से रिपीट करके थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें। तो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक, होपफुली फ़िज़िकली।